Hello everyone, this is Navdeep in front of you. I have started chapter number 3 of microeconomics in my previous videos. Chapter name is Consumers Equilibrium Utility Analysis. And in previous videos of this chapter, I have explained to you meaning of utility, meaning of consumer equilibrium, meaning of total utility and marginal utility, and what is the relationship between total utility and marginal utility, and also the law of diminishing marginal utility. I have explained all these topics in my previous videos, and today in this video I will explain you meaning of consumer equilibrium and one commodity case of consumer equilibrium. Here are two cases for consumer equilibrium under utility analysis. One is one commodity case and other one is two commodity case. But today we will discuss only one commodity case. Okay. So what is the meaning of consumer equilibrium? Here it is written, consumer equilibrium refers to a situation wherein a consumer gets maximum satisfaction out of his given income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. So सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि क्या होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मीनिंग, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखो क्या होता है. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें कोई कंज्यूमर जो उसके पास इनकम है अपनी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इस तरीके से स्पेंड करता है, इस तरीके से वो अपनी मनी को यूज़ करता है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कि उससे वो मैक्सिमम सेटिस्फाई हो जाता है. ठीक है. तो अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई कंज्यूमर अपनी इनकम को गुड्स एंड सर्विसेज पर स्पेंड करके मैक्सिमम सेटिस्फाइड होता है. दैट सिचुएशन इज नोन एज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. और कंज्यूमर सेटिस्फाइड कब होगा? जब जितनी मनी उसने स्पेंड किया ना उससे उस मनी से उसकी वर्थ मिल रही है. वर्थ इन द सेंस कि जितनी मनी उसने लगाई है उतना ही उसको बेनिफिट मिल रहा है उस प्रोडक्ट को, उस सर्विस को यूज़ करके, तब वो कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा. ठीक है. ये था इसका मीनिंग. अब यहाँ लिखा है कि ही हैज़ नो टेंडेंसी टू मेक एनी चेंज इन हिज एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर. जब वो पर्सन अपनी इनकम को किसी गुड या सर्विस के ऊपर लगाकर मैक्सिमम सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर ऑब्वियस है कि जब वो सेटिस्फाइड है तो उसमें कोई ऐसी टेंडेंसी होगी ही नहीं कि वो अपने एक्सपेंडिचर को चेंज ही नहीं करना चाहेगा. वो जिस चीज़ के ऊपर पैसा लगा के वो सेटिस्फाइड है, वो ऐसा नहीं चाहेगा कि अब वो नेक्स्ट टाइम उस चीज़ के ऊपर पैसा ना लगा के किसी और चीज़ के ऊपर पैसा लगाए, क्योंकि वो ऑलरेडी सेटिस्फाइड है. ठीक है. दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. नाउ here are 4 assumptions related to consumer equilibrium. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं तो 4 चीज़ें हमें अज्यूम करके चलनी होती हैं. फर्स्ट इज़ रैशनल कंज्यूमर. रैशनल कंज्यूमर मीन्स कि कंज्यूमर ऐसा है जो रैशनल डिसीजंस लेता है. रैशनल डिसीजंस लेने का मतलब कि वो इमोशनल होके या किसी को इमिटेट करके वो कुछ भी ऐसा डिसीज़न नहीं ले रहा है किसी भी गुड को परचेज करने का. ठीक है. वो सोच समझ के अपनी मेंटालिटी का प्रॉपर यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है. सेकेंड अजम्पशन इज कार्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल यूटिलिटी मीन्स कि अंडर द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस आप यूटिलिटी को, यूटिलिटी क्या होता है? सेटिस्फेक्शन. आप सेटिस्फेक्शन को कार्डिनल नंबर्स में मेज़र करोगे. कार्डिनल नंबर्स मीन्स 1 2 3 4 ऐसे कि आपने 1 कप ऑफ टी को कंज्यूम किया तो आपको 4 यूटिल सेटिस्फेक्शन हुआ. मतलब नंबर्स की फॉर्म में आपने सेटिस्फेक्शन को यहाँ पे मेज़र करना है. ये आपको सेकेंड अजम्पशन बोल रही है. थर्ड इज इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी का क्या मतलब है? यहाँ पर ऐसा अज्यूम किया जाता है कि एक कंज्यूमर अगर किसी एक कमोडिटी के ऊपर अपनी मनी को स्पेंड कर रहा है तो वो दूसरी कमोडिटी से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. मतलब ऐसा नहीं है कि अगर वो एक कमोडिटी के ऊपर अपनी मनी स्पेंड कर रहा है तो उसको साथ में दूसरी कमोडिटी के ऊपर भी अपनी मनी स्पेंड करनी पड़ेगी. डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए कुछ भी यहाँ पे. ठीक है. उसके बाद है
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। अब सबसे पहले आपको पता हो कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को आप बोल सकते हो कि वर्थ ऑफ ए रूपी। वर्थ ऑफ ए रूपी मीन्स जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होती है ना, किसी गुड या सर्विस से आपको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उसको मेज़र करने के लिए एक रॉड होती है, उसको मेज़र करने के लिए एक बैरोमीटर होता है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। सबसे पहले तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो किसी कमोडिटी से आपको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है। ठीक है, किसी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट के ऊपर मनी स्पेंड करके आपको कितना एडिशनल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, इस चीज़ को मेज़र करता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। एक्चुअल में ये होता क्या है कि 1 रुपये को स्पेंड करके आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है किसी कमोडिटी से, वर्थ ऑफ ए रूपी, कि 1 रुपये को स्पेंड करके आपको किसी कमोडिटीज की सिंगल यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। दिस इज़ नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। और ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या एज्यूम किया जाएगा कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, वर्थ ऑफ ए रूपी जो है कि 1 रुपये से आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी वो आपकी कांस्टेंट रहेगी। यहाँ पे ये आपने एज्यूम करके चलना है। ये पॉइंट अभी आपको समझ नहीं आया होगा, अभी नेक्स्ट जब मैं आपको इसका केस करवाऊंगी, वन कमोडिटी केस, उसमें आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से। तो वन कमोडिटी केस हम कर रहे हैं, इसमें 3 फैक्टर्स हैं, मतलब 3 चीज़ें हैं जब भी किसी कमोडिटी को एक कंज्यूमर परचेज करेगा जिसको उसको ध्यान में रखना होता है। फर्स्ट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑब्वियस है, जब भी कोई कंज्यूमर किसी कमोडिटी को परचेज करेगा तो प्राइस तो उसका एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ही है ना। सेकेंड इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी मीन्स कि अगर उस कमोडिटी की वो एक एडिशनल यूनिट को परचेज करेगा तो एक एडिशनल यूनिट के ऊपर मनी स्पेंड करने से उसको एडिशनल कितना सेटिस्फेक्शन होगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये मैंने अभी आपको बताया क्या होती है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये से कोई जो कंज्यूमर है वो कितनी गुड्स खरीद सकता है और उस गुड्स से उसको कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कितनी यूटिलिटी हो रही है, ये चीज़ मेज़र करी जाती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी से। और इसको आप क्या बोलते हो, वर्थ ऑफ ए रूपी, कि 1 रुपये से किसी जो कमोडिटी है उसकी कितनी यूनिट्स खरीदी जा सकती हैं और उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिलेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, एक आपको कुछ न्यूमेरिकल नंबर्स की फॉर्म में या कुछ टेबल या डायग्राम की फॉर्म में ये वाला केस आपको एक्सप्लेन करती हूँ, वन कमोडिटी केस। एज्यूम कर लेते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 2 यूटिल्स। अब यहाँ पे 2 यूटिल्स को एज्यूम करने का क्या मतलब है। अब मैंने अगर यहाँ पे बोला कि हम एज्यूम कर रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो है कंज्यूमर के लिए वो 2 यूटिल्स है, इसका मतलब है कि 1 रुपये अगर एक कंज्यूमर स्पेंड करेगा तो 2 यूटिल्स, वो चाहता है कि अगर मैं एक अपना 1 रुपये सिंगल रुपये अगर मैं स्पेंड करूँ किसी गुड के ऊपर तो मुझे 2 यूटिल्स कम से कम सेटिस्फेक्शन हो, वो इतना एक्सपेक्ट करता है। ठीक है, कि अगर मैं 1 रुपये स्पेंड करूँ किसी गुड के ऊपर तो मुझे उसके बदले में कम से कम 2 यूटिल सेटिस्फेक्शन हो, मतलब 1 रुपये में मेरे को इतना तो सेटिस्फेक्शन होना ही होना चाहिए, ये वो एक्सपेक्ट कर रहा है। ये होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। आपको बताया था ना कि 1 रुपये में कितना उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकता है किसी गुड को परचेज करके, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो वही चीज़ है यहाँ पे कि 1 रुपये को स्पेंड करके कोई कंज्यूमर जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको इतना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। उसके बाद है, हम ले लेते हैं कि एक्स वो कमोडिटी है जिसको वो कोई कंज्यूमर परचेज करना चाहता है और उसका प्राइस है 4 रुपीज़ पर यूनिट, कि एक यूनिट 4 रुपीज़ की आती है। ठीक है, अब टेबल देखो, अगर वो एक्स कमोडिटी की 1 यूनिट को कंज्यूम करता है तो उसको उससे कितना, उस एक्स कमोडिटी से उसको कितनी मार्जिनल यूटिलिटी हो रही है, कितना उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, 20 यूटिल्स हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद मैंने राइट साइड जो कॉलम है उसमें लिखा है मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़।
जो सेंटर में है ये है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, मतलब किसी कमोडिटी से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, किसी कमोडिटी की एक एडिशनल यूनिट से कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये तो ये है, ठीक है। और जो लास्ट वाला कॉलम है इसमें है कि रुपीज़ के टर्म्स में कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ये दोनों कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से, देखो वन कमोडिटी को जब परचेज करता है कोई कंज्यूमर तो उसको 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन होता है, ठीक है। अब ऊपर मैंने आपको बताया था कि वो 1 रुपये में कितना सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना होना चाहिए उसको, 2 यूटिल्स होना चाहिए। तो अब यहाँ पे 20 यूटिल उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है, तो 20 यूटिल उसको कितने रुपीज़ में होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग, कंज्यूमर के अकॉर्डिंग। अगर 1 रुपये में, अगर 1 रुपये में 2 यूटिल हो रहा है तो 20 यूटिल कितने रुपीज़ में होना चाहिए कंज्यूमर को, 10 रुपीज़ में, ठीक है। आप क्या करोगे, जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी थी उससे आप डिवाइड कर दोगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी को, तो आपके पास आ जाएगा कि इतना सेटिस्फेक्शन उसको कितने रुपीज़ में वो एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर, ठीक है। अगर वो 2 यूटिल सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है 1 रुपये में, देखो यहाँ लिखा है ना कि 1 रुपये में वो 2 यूटिल सेटिस्फेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, तो 20 यूटिल सेटिस्फेक्शन उसको कितने में होगा फिर, 10 रुपीज़ में होगा, ठीक है। उसके बाद जब उसने सेकंड वाली यूनिट खरीदी तो सेकंड वाली यूनिट से उसको कितना सेटिस्फेक्शन हो रहा है, 18 यूटिल्स, ठीक है। तो 18 यूटिल सेटिस्फेक्शन उसको कितने रुपीज़ में वो एक्सपेक्ट करेगा होना चाहिए, 9 रुपीज़ में होना चाहिए, ठीक है। 16 यूटिल सेटिस्फेक्शन उसको कितने रुपीज़ में होना चाहिए। अगर अब यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ जो मनी है वो कांस्टेंट रहेगी, तो कांस्टेंट ये देखो फर्स्ट केस में भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, थर्ड में भी 2 है, फोर्थ में भी 2 है, लास्ट वाले दोनों में भी 2 है, हर जगह 1 रुपये को 2 यूटिल्स के ही इक्वल रखा है, ठीक है, तो कांस्टेंट रखा है उसको। ये जो चेंज हो रहा है 10, 9, 8, 4, ये चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि आप आगे आगे जो है कमोडिटी को एडिशनल परचेज करते जा रहे हो, ठीक है। अब जब थर्ड वाली यूनिट को ख़रीद के 16 यूटिल सेटिस्फेक्शन हो रहा है, 2 यूटिल हो रहा था 1 रुपये में, तो 16 यूटिल कितने में होगा, 8 रुपये में होगा। फिर है 8 यूटिल अगर सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो कितने में होगा, ये 4 रुपये में। 0 यूटिल हो रहा है तो कितने में होगा, 0 रुपये में। जब कोई सेटिस्फेक्शन ही नहीं हो रहा तो कंज्यूमर एक्सपेक्ट करेगा मैं पैसा ही ना दूँ कोई, ठीक है। उसके बाद है -5। अब मैंने आपको बोला था ना कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी की वो माइनस में भी चली जाती है, ठीक है। पीछे जो मैंने रिलेशनशिप वाला टेबल करवाया था उसमें बताया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हो तो। अब -5 है मार्जिनल यूटिलिटी, तो इसका क्या आ जाएगा, अगर -5 यूटिलिटी उसको मिल रही है कंज्यूमर को किसी कमोडिटी से, तो वो उसके लिए एक्सपेक्ट करेगा -2.5, मतलब कि जो है 0, मतलब बिल्कुल 0 से भी नेगेटिव में चला जाएगा जो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ होगी, ठीक है। वो इसके लिए पैसे पे ही नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो अब देखो ये टेबल था, अब है कि जो कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में कब होगा। मैंने आपको बोला था कि जब तक उस टाइम तक इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में वो होता है जब तक उसको सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम मिल रहा है। तो अब आप देखो कब उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है किसी कंज्यूमर को। अब वो सिंगल यूनिट के लिए ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है देखो 4 रुपीज़ वो पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे वन यूनिट है, तो 1 यूनिट अगर उसको 1 यूनिट उसने फर्स्ट वाली यूनिट उसने परचेज़ की तो 4 रुपये दिए होंगे उसने, 4 रुपीज़ दिए होंगे, ठीक है। अब 4 रुपीज़ दे के अगर उसको 10 रुपीज़ के बराबर का फ़ायदा हो रहा है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि उससे 10 रुपीज़ जाएंगे, ठीक है, कि 20 यूटिल उसको सेटिस्फेक्शन हो रहा है तो ये 10 रुपीज़ में उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए था, बट उसको मिल कितने में रहा है, 4 रुपीज़ में। तो फ़ायदा है ना कंज्यूमर को, तो यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाइड रहेगा। उसके बाद है उसने सेकंड वाली यूनिट परचेज़ की कंज्यूमर ने, तो सेकंड वाली यूनिट जब उसने परचेज़ की तो सेकंड यूनिट के लिए भी वो कितना पैसा
उसको पे करना पड़ेगा 4 रुपीज़, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, एक सिंगल यूनिट 4 रुपीज़ की है, तो सेकंड वाले यूनिट को खरीदने के लिए उसको 4 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। बट वो एक्सपेक्ट कितना कर रहा था कि उसको कितने पे करने पड़ेंगे, 9। हम अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इतने रुपीज़ शॉपकीपर को पे करने पड़ेंगे, बट अगर करने कम पड़ रहे हैं तो हम सेटिस्फाइड होंगे ना कि हाँ हमें कम पैसे पे करने पड़ रहे हैं, सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिल रहा है, तो अच्छी बात है ये। उसके बाद जब उसने थर्ड वाली यूनिट परचेज़ की, फिर उसने 4 रुपीज़ उसको परचेज़ करने के लिए दिए, बट वो एक्सपेक्ट कितना कर रहा था कि उसको कितने देने पड़ेंगे, 8 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे भी वो सेटिस्फाइड रहेगा। फिर है फोर्थ वाली यूनिट खरीदी, तो 4 रुपीज़ उसने पे किए और वो एक्सपेक्ट भी इतना ही कर रहा था कि उसको 4 रुपीज़ पे करने पड़े, यहाँ पे भी वो सेटिस्फाइड है। ठीक है, उसके बाद है जब उसने फिफ्थ वाली यूनिट खरीदी, वो 4 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे उसको, बट उसको जो वो एक्सपेक्ट कितना कर रहा था कि उसके लिए वो कोई भी पैसा पे नहीं करेगा, वो एक्सपेक्ट कर रहा था इसके लिए वो कोई भी पैसा ना पे करे, और उसको 4 रुपीज़ अगर पे करने पड़ेंगे तो वो सेटिस्फाइड कैसे होगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा ना। तो सेटिस्फेक्शन सिर्फ कहाँ तक रहेगा, 1 to 4 यूनिट्स तक रहेगा। ठीक है, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब कंज्यूमर जो मनी पे कर रहा है वो, और जो वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो, जितनी मनी वो पे कर रहा है शॉपकीपर को और जितनी वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इतनी मेरे को करनी पड़े, अगर वो दोनों सेम है, दोनों अगर इक्वल आ गए, उस टाइम पे कंज्यूमर किस सिचुएशन में होगा, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में। ठीक है, तो कंज्यूमर यहाँ पर किस में हो जाएगा, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में। अब इसको डायग्राम की फॉर्म में देख लो आप। एक्स एक्सिस पे शो कर रहे हैं कंजप्शन ऑफ कॉमोडिटी एक्स, यहाँ पे इसकी 1 2 3 4 ऐसे आप यूनिट्स राइट डाउन कर सकते हो। वाई एक्सिस पे शो कर रहे हैं प्राइस को कॉमोडिटी की और मार्जिनल यूटिलिटी को। मार्जिनल यूटिलिटी कौन से वाली, ये वाली मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ वाली। ठीक है, अब देखो प्राइस है 4, ये प्राइस है 4। ओके, कांस्टेंट रहा था ये, इसलिए इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनी है कि चाहे आप जितनी मर्जी यूनिट्स परचेज करो, प्राइस आपका रहेगा 4। उसके बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ है वो क्या है, प्राइस से ज़्यादा थी ना, देखो 10 9 8 प्राइस से ज़्यादा है, तो यहाँ पे इस सी पॉइंट पे आके प्राइस की इक्वल हो गई है मार्जिनल यूटिलिटी, 4 4 हो गई है, प्राइस भी 4 यूटिलिटी भी 4 हो गई है। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पे प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी एक्स कॉमोडिटी की इन द टर्म्स ऑफ रुपीज़ दोनों इक्वल है। और ये वाला जो एरिया है जिसको मैंने शेडेड किया है, ये वो एरिया है जब मार्जिनल यूटिलिटी जितना प्राइस पे कर रहा है कंज्यूमर उससे भी ज़्यादा है, तो ये कंज्यूमर का क्या हो जाएगा, सरप्लस एरिया। सरप्लस मतलब उसका बेनिफिट है, ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है उसका। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है, सी पॉइंट के बाद जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम हो रही है प्राइस से। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जितना वो प्राइस पे करेगा अब कंज्यूमर आगे जाके, अगर वो और यूनिट्स को परचेज करता है तो प्राइस वो ज़्यादा पे करेगा, उससे होने वाला उसका बेनिफिट कम होगा। तो जब ऐसा होगा तो उसको बेनिफिट है ही नहीं है कोई इस चीज़ का, इसलिए वो कितनी यूनिट्स तक परचेज करेगा, सिर्फ 4 यूनिट्स तक। उसके बाद वो परचेज करना बंद हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद कंज्यूमर फिर लॉस में जाने लग जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ वन कॉमोडिटी केस, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम with the help of utility analysis. Is it clear? If there is any doubt, you can send me in comment box and definitely I will solve that doubt. And in my next video, that will be the last video of this chapter, I will explain you 2 commodity case of consumer equilibrium with the help of utility. Okay, so this is all for today. Thank you.